हेलो फ्रेंड्स, आज फास्ट सीरीज़ में बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15, इसके मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जिसको आप याद करते थे नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास। ऊपर वाले दोनों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, एंटीमनी और ये आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दोनों क्या है? मेटलॉइड है। बिस्मथ क्या है? मेटल है। इनका कॉन्फ़िगरेशन जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 7 होता है एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 2p3 यानी कि ns2 np3 है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे नीचे वाला होगा तो 3s2 3p3 आ जाएगा, और नीचे है 4s2 4p3 एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमोनिया के बारे में बार बार आपसे पूछते हैं कई क्वेश्चन। सबसे पहले इसकी जो प्रिपरेशन है उसका मेथड है हैबर्स प्रोसेस, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं और रिवर्सिबल ये रिएक्शन है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन -92.4 किलोजूल पर मोल, मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमसे बार बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम यील्ड अमोनिया की आपको कैसे मिलेगी, ज़्यादा मात्रा में अमोनिया आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए देखो आपको ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट बाहर निकल रही है, तो टेम्परेचर तो इसके पास पहले ही ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक ये खुद है, तो आपको मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। दूसरा फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 है, 3 ये हैं, तो टोटल कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम। यहाँ पर कितने बने? 2। तो रिएक्टेंट के 4 वॉल्यूम हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? इस 4 की तरफ। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई आप रिएक्शन का साथ दो। एक्सोथर्मिक पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, तो ली चैटलियर ने कहा ज़्यादा है तो कम करो। अब जैसे रिएक्टेंट के ज़्यादा वॉल्यूम हैं, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहेगा कि भाई यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करो, इसका प्रेशर बढ़ाओ ताकि ये उस तरफ शिफ्ट हो, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो। तो यहाँ पर प्रेशर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, 200 एटमॉस्फेयर के करीब आपको प्रेशर रखना है। इस तरह से आपको अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। इससे संबंधित और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? NH3 की शेप पूछ लेते हैं। NH3 में जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है sp3, और sp3 जहाँ भी होती है वहाँ की शेप है टेट्राहेड्रल। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि टेट्राहेड्रल शेप आएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसकी शेप होती है पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिडल ज्योमेट्री की इसकी शेप है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो हैं, यहाँ पर जो लोन पेयर हैं इनकी वजह से, ये लोन पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल जिसको हम मान रहे थे, ये रिपल्शन यानी कि ये धकेलेगा इधर, इसको धकेलेगा यहाँ, यहाँ ये कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 107 डिग्री 8 मिनट, 107.8 डिग्री का एंगल रह जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस के कारण। टेट्राहेड्रल की बजाय ज्योमेट्री कैसी आएगी? पिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसके बाद pH3 से इसका कंपैरिजन करवा लेते हैं। तो फास्फोरस का साइज बड़ा है, इसलिए इसका लोन पेयर ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा और बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा। 93.6 डिग्री का ये एंगल रहेगा pH3 में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लेविस बेस का काम करता है अमोनिया? बिल्कुल करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो डोनेट कर सकता है, तो अच्छा काम करता है। फिर कंपैरिजन आपसे करवाते हैं NH3 और PH3, इनमें ज़्यादा बेसिक कौन है? तो इनमें ज़्यादा बेसिक है NH3। ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, फास्फोरस का साइज बड़ा है। तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है तो क्या होगा, यानी कि उसका घर छोटा है, छोटा घर है तो उसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। लोन पेयर यानी कि जल्दी मिल जाएंगे, वो जल्दी डोनेट कर सकेगा। फास्फोरस का घर बड़ा है, इसको ढूंढने में वक्त लगेगा कि लोन पेयर मैंने कहाँ रख दिए, इसलिए ये अच्छा बेस नहीं है, ये ज़्यादा बेसिक है NH3। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं, तो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है ही। बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है PH3 से, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, PH3 में नहीं हो पाती है, क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, स्पेस नहीं मिल पाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। NH3 में बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं N2 लेस रिएक्टिव है, फिर इसको कंपेयर करवाते हैं फास्फोरस इससे ज़्यादा रिएक्टिव, ऐसा क्यों है? तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, लेस रिएक्टिव है। जबकि फास्फोरस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस के होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है।
कैटिनेशन भी फास्फोरस में ज़्यादा है, इसमें नहीं होगी क्योंकि ये पी पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। इसके बाद पूछते हैं NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है, ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में डी सब शेल नहीं है, इसलिए 5 वैलेंसी ये नहीं जा पाएगा, NCl3 बन जाएगा, NCl5 नहीं बनेगा। फास्फोरस में डी सब शेल प्रेजेंट है तो PCl5 बनता है। NCl3 ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, NCERT का क्वेश्चन है। NCl3 हाइड्रोलाइज हो जाता है, NF3 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटर है, H2O, इसमें है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा, बॉन्ड बनवाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तभी तो सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। तो फिर वही बात है कि क्लोरीन में डी सब शेल है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ले लेगा जो वाटर के अंदर है, जो ऑक्सीजन, उसकी बात हो रही है। NF3 फ्लोरीन में डी सब शेल नहीं है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसमें डी सब शेल नहीं है तो ये हाइड्रोलाइज भी नहीं होगा। इसके बाद एक आध बार पूछते हैं नाइट्रोजन का एनॉमलस बिहेवियर क्यों है, तो क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसके अलावा औरों के साथ भी ये बनाता है। नाइट्रोजन कार्बन के साथ ट्रिपल बना सकता है, डबल बना सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बना सकता है, तो ये इसका अलग बिहेवियर। इसके अलावा इसमें डी सब शेल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन का कैसा है, एनॉमलस बिहेवियर होता है। PCl5 के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसकी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप है, 3 क्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं, इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल क्लोरीन, ई जिनको मैं लिख रहा हूँ, और ये ऊपर और नीचे ये क्या है, ये एक्सियल क्लोरीन है। तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ये 240 पिकोमीटर है, ये कम है 202 पिकोमीटर है, तो ये दूर दूर होते हैं। यही कारण है कि जैसे आप PCl5 को थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, PCl3 अलग और Cl2 अलग हो जाएगा, ये दोनों क्लोरीन यहाँ से टूटकर अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट जैसे इसी में पूछते हैं PCl5 ऑक्सीडाइजर का काम करेगा या रिड्यूसर का काम करेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बता रखा, आपको याद करना है, हेलोजेंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजर, मेटल्स वगैरह क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसर्स। तो ऑक्सीडाइजर वो होता है जो जिसके सामने जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, वो ऑक्सीडाइजर होता है। और रिड्यूसर वो है, जैसे मेटल्स रिड्यूसर हैं, किसी के सामने रखोगे वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। इसकी देखते हैं क्या कहानी है। फास्फोरस 15, एटॉमिक नंबर 285, तो बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। PCl5 में क्या है, क्लोरीन है -1, तो -5, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। +5 कब हुआ होगा, जब इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, तो 5 ही तो थे, 5 दे चुका, अब इससे ज़्यादा और क्या देगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास है ही नहीं, आउटर मोस्ट में 5 थे, तो इसका मतलब और ये दे नहीं सकता, नहीं दे सकता, तो ये क्या करेगा, ये केवल ले सकता है। जो लेते हैं वो ऑक्सीडाइजर होते हैं, जैसे हेलोजन से, कि किसी के सामने रखोगे उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, तो ये एक ऑक्सीडाइजर का ही काम करेगा, रिड्यूसर का काम नहीं करेगा, यानी कि ये और डोनेट नहीं कर सकता, रिड्यूसर नहीं बन सकता, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर ही रहेगा। PCl5 सॉलिड स्टेट में एक और गुल खिलाता है, जैसे ही सॉलिड स्टेट में आएगा तो एक आयनिक सॉलिड की तरह ये काम करता है, जिसमें ये बनता है PCl4 प्लस, ये कैटायन है PCl6, ये एनायन है, एक क्लोरीन इसका इसके पास चला गया है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी शेप टेट्राहेड्रल है और इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट NO2 के डाइमराइजेशन के बारे में पूछ रहा है, तो डाइमराइजेशन क्या होता है, NO2 ये है, जैसे ही यहाँ रेजोनेंस होगी, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास देखो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। नाइट्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दूसरा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए इसका यूज़ हो गया है, डोनेशन वगैरह इसने कर दी है। तो अब इसके पास क्या है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए ये डाइमर बनाता है। ये है, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल ये। इसी तरह एक और ऐसा है कि सिंगल ये और डबल ये, या इसको नीचे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए NO2 क्या करता है, डाइमर बनाता है N2O4 के रूप में। याद रखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास ओड को जैसे आप डबल करते हो तो आपकी संख्या हमेशा इवन आती है। जैसे 5 ओड नंबर है, इसको दुगना करो 10 एक इवन नंबर है। इसी तरह किसी को भी आप ले लें, 7 को ले लें, 9 को ले लें, 9 क्या है, ओड नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करो 18 इवन नंबर है।
तो इसलिए इसने डाइमर बनाया है ताकि ये स्टेबल हो सके। N2O5 की कोवैलेंसी बार बार आपसे पूछते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस में सारे ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। N2O5 को आप देखेंगे तो ऐसी कुछ शेप आपके पास आएगी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस तरफ सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। तो नाइट्रोजन यहाँ पर नो डाउट 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो कोवैलेंसी क्या है 4, 1 2 3 4, तो कोवैलेंसी N2O5 की क्या है 4 है। इसके बाद ये पूछते हैं BiCl3 लेस कोवैलेंट है PCl3 या PCl5, कुछ भी पूछें, ऐसा क्यों है? बिल्कुल आसान सी बात है। देखो आपको मैंने बता रखा है, हेलोजन्स वगैरह अच्छे ऑक्सीडाइजर्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे रिड्यूसर्स होते हैं, और मेटल्स का जहाँ जिक्र आए तो समझो आयनिक की बात चल रही है, नॉन मेटल का जिक्र आए तो समझो आप किसकी बात चल रही है, कोवेलेंट की। फास्फोर्स PCl3 या बिस्मथ, इसको कंपेयर करवा रहा है, तो याद करो नाइट्रोजन फास्फोर्स ये है, देखो फास्फोर्स ऊपर है, बिस्मथ नीचे है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो क्या होता है, मेटल्स आते हैं, ऊपर नॉन मेटल है, नीचे क्या है मेटल्स, यानी कि आप मेटल्स की तरफ जा रहे हो, मीन्स आप बेसिक की तरफ जा रहे हो, मीन्स आप आयनिक की तरफ जा रहे हो। तो कोवेलेंट कहाँ है, ऊपर, नॉन मेटल की तरफ। ऊपर कौन है, फास्फोर्स। तो ये क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो उसका आंसर आप ऐसे ही करेंगे, ये ऊपर है। ऊपर कौन रखे होते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल का ताल्लुक किससे है, कोवेलेंट से। तो ये ज़्यादा कोवेलेंट है, ये मेटलिक है, ये कम कोवेलेंट है। यहाँ पर आपसे बेसिसिटी पूछते हैं तो एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब है कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव छोड़ता है वो उसकी क्या है, बेसिसिटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे H3PO2 PO3 PO4 ये दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये आपको मिल सकता है। फास्फोर्स की जिस भी एसिड का आप स्ट्रक्चर बनाएं, याद रखेंगे फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड आप वहां पर जरूर बनाएं, बाकी जो बचता है उसको लगाते चलें। तो ये डबल बॉन्ड ऊपर लगा दिए हैं और बाकी अरेंज कर दिए। अब ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये आप ले जा सकते हो, क्योंकि बॉन्ड तो बना हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ, तो ये आप ले जा सकते हो, मीन्स एक H पॉजिटिव आपको मिलेगा। ये नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर तो बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा और कोई है ही नहीं, ये भी आप नहीं ले जा सकते। तो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड है वो हाइड्रोजन आपको मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी है 1, यहाँ पर ये और ये 2 आपको मिल सकते हैं तो इसकी है 2, यहाँ पर तीनों मिल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है, बॉन्ड को संभाल लेगा, इसकी बेसिसिटी है 3। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे पहले NH3 के हम कर चुके हैं, 107.8 डिग्री का एंगल है और ये शेप है। इसके अलावा ये HNO3 है, इसमें आपको याद रखना है, ये शेप भी बहुत बार पूछ लेते हैं। HNO3 में क्या है, N ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ है, O यहाँ है, H। तो 121 पिकोमीटर ये है, 130 डिग्री ये है, 140 पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ है। तो आप रफली इसको याद कर सकते हैं 20 30 40, तो 120 130 140 इस तरह से याद रखें। ये है 102 डिग्री का एंगल, ये है 96 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ। इसके बाद साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 3 टाइम्स, इसकी स्ट्रक्चर कई बार पूछते हैं। तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये कंपलसरी है, OH और O। ऐसी दूसरी यूनिट मिलेगी डबल बॉन्ड और OH और क्या O। ऐसी तीसरी यूनिट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्या OH और क्या O। अब इनको आपस में ये जो ऑक्सीजन के थ्रू फास्फोरस के बीच में, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, ऐसे आप इनको जोड़ सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। इसके बाद H4P2O7, तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप जरूर दोगे, ये आपको याद रखना ही है। इसके अलावा देखो हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन भी हैं, तो OH 2 इधर दो, बराबर बंटवारा करो, 2 इधर दो, अब एक ऑक्सीजन बचेगा उसको बीच से जोड़ दो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। इसके बाद HNO3 की रिएक्शंस काफ़ी बार पूछी हुई हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो जब भी आप डाइल्यूट HNO3 लेते हो, जितनी भी रिएक्शन आपकी बुक में है NCERT में, उनमें एक बात पक्की है, NO2 और H2O आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डाइल्यूट है तो NO और H2O मिलेगा, अगर कॉन्सनट्रेटेड है तो NO2 मिलेगा। कॉन्सनट्रेटेड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, फिर NO2 और H2O मिलेगा। तो बिल्कुल आसान सी रिएक्शन, जैसे Cu के साथ करवानी है तो CuNO3 होल ट्वाइस। अब अगर इसको आप डाइल्यूट लेते हो तो प्लस आएगा NO और H2O। अगर आप इसको कॉन्सनट्रेटेड लेते हो तो ये तो बनेगा ही, प्लस क्या आएगा NO2 प्लस H2O। इसी तरह अब ये बताने की बात नहीं, NO2 H2O ये कॉमन है, डाइल्यूट है तो NO प्लस H2O, कॉन्सनट्रेटेड है तो ये, Zn है तो Zn NO3 होल ट्वाइस ये आ जाएगा, प्लस NO2 H2O।
I2 आयोडीन के साथ आयोडिक एसिड HiO3 ये बनता है प्लस NO2H2O। अगर S8 सल्फर है तो H2SO4 प्लस NO2H2O। अगर P4 है तो H3PO4 प्लस NO2H2O। इसके अलावा फॉस्फोरस में वाइट और रेड में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। तो वाइट फॉस्फोरस क्या है? गार्लिक स्मेल है, वो ओडरलेस है, ये पॉइजनस है, वो नॉन पॉइजनस है, ये आग जल्दी पकड़ता है, कैचेज फायर, ग्रीनिश ग्लो होती है डार्क के अंदर, इसमें कोई ग्लो नहीं होती। अल्कलीज के साथ अगर वाइट फॉस्फोरस आप मिला दें तो फॉस्फिन गैस बनती है PH3, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता। रेड वाला जो है ये ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, जबकि वो ग्रे कलर का चमकदार एक पाउडर सा होता है। एक और एलोट्रोप फॉस्फोरस के 3 हैं, ब्लैक है, वो भी रेड फॉस्फोरस से ही बनाया जाता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं।